Hello everyone, I'm Shivani. Welcome to my channel. Oh my god, hardly any time left for your exams. सबने पढ़ाई तो शुरू कर ही दी होगी। आज मैं आपको पोइट्स एंड पैनकेक्स डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थोड़ा लंबा और थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसलिए मैंने इसके 2 वीडियो बनाए हैं। होप आपको यूज़फुल लगेगा। सेकंड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। पोइट्स एंड पैनकेक्स तमिल राइटर अशोकामित्रन की बुक माई ईयर्स विद बॉस का एक एक्सर्प्ट या हिस्सा है। आपको तो पता ही है कि मूवीज़ का हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। इसी बात को इन्होंने इस बुक में बताया है। अशोकामित्रन जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे, जो 1940 में सेटअप हुआ था। एस वासन इसके फाउंडर थे। जेमिनी स्टूडियोज़ उस ज़माने में एक बहुत ही फेमस और इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था। आप सोच रहे होंगे अशोकामित्रन क्या काम करते थे, तो मैं बता दूं, वो सिर्फ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को काट कर फाइल करते थे या फाइल में लगाते थे। ये एक छोटा सा या अनइम्पोर्टेंट काम था। सबको यही लगता था कि ये एक अनइम्पोर्टेंट काम है, पर क्या था, उन्हें जेमिनी स्टूडियोज़ के हर मेंबर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑथर का जो लिखने का स्टाइल है वो ह्यूमरस और चैटी या बातचीत करने वाला स्टाइल है। वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जम कर जाते हैं। इस स्टाइल को क्या कहते हैं? जिनको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। मैं इसका आंसर दोनों में से किसी वीडियो में तो ज़रूर बताऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखना। अब आगे बढ़ते हैं। द पैनकेक। अब ये पैनकेक क्या है? मैं आपको बता दूं, ये कोई खाने की वस्तु नहीं है। ये एक्चुअली मेकअप करने की वस्तु का ब्रांड नेम है। जैसे मेकअप करते वक्त फाउंडेशन लगाते हैं, ये भी काफ़ी कुछ वैसा ही था, पर ये बहुत ही गाढ़ा रेडिश या पिंकिश कलर का होता था। आजकल के लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, ना ही कोई इसे यूज़ करता है। शायद कहीं पे कुछ नाटकों में या जैसे रामलीला में यूज़ करते हैं लोग। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट जिस बिल्डिंग के ऊपर वाली मंजिल में सिचुएटेड था, कहा जाता है वो बिल्डिंग एक ज़माने में रॉबर्ट क्लाइव, अब हिस्ट्री में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, तो वो बिल्डिंग रॉबर्ट क्लाइव के घोड़ों को रखने की जगह या अस्तबल जिसे कहते हैं, या इंग्लिश में जिसे स्टेबल कहते हैं, वो जगह हुआ करती थी। मेकअप रूम एक हेयर कटिंग सैलून जैसा दिखता था। बहुत सारे लाइट्स डिफरेंट एंगल्स में हाफ अ डजन मिरर्स के चारों तरफ लगे हुए थे। जो बेचारे मेकअप करवाने आते थे, उनको इतने सारे बल्बों से निकलती हुई आग जैसी गर्मी को सहना पड़ता था। ये इनकैंडेसेंट बल्ब्स थे। मेकअप डिपार्टमेंट में इंडिया के डिफरेंट रीजन के लोग काम करते थे। अशोकामित्रन कहते हैं स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रेशन का ये एग्जाम्पल था, जो हमें एयर या ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन के नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने से पहले ही देखने को मिला। अशोकामित्रन अपने ह्यूमरस या व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखते हैं कि ये नेशनल इंटीग्रेशन वाले मेकअप डिपार्टमेंट के लोग ट्रक लोड ऑफ पैनकेक मंगवाते और उसमें कुछ लोकली मेड लोशन वगैरह ऐड करके उन्हें काफ़ी डिसेंट लुकिंग एक्टर्स के चेहरे पर पोत कर उनको डेंजरस लाल रंग का राक्षस जैसे दिखने वाला बना देते थे। उस ज़माने में ज़्यादातर इंडोर शूटिंग होती थी, जस्ट 5% आउटडोर शूटिंग हुआ करती थी। ऐसा लगता है कि सेट्स और स्टूडियो लाइट्स के लिए सबको ऐसा बदसूरत बनाना पड़ता था जिससे वो मूवी में प्रेजेंटेबल दिखे। मेकअप लगाने में भी हायरार्की होती थी। जैसे चीफ मेकअप मैन मेन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को अगली बनाता था या उनका मेकअप करता था। उसका सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो को और जूनियर असिस्टेंट मेन कॉमेडियन को
अगली बनाता था या मेकअप करता था। इस तरह इम्पोर्टेंस के हिसाब से मेकअप करने वाले होते थे। मूवी में क्राउड में पार्टिसिपेट करने वालों के मेकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस बॉय की थी। जिस दिन क्राउड या भीड़ की शूटिंग होती थी, वो एक बड़े से वेसल में पेंट या पैनकेक मिक्स करता था और सबके चेहरों पर पोत देता था। ये ऑफिस बॉय कोई बॉय नहीं था, उसकी एज अर्ली 40s में थी। उसने स्टूडियोज ये सोचकर ज्वाइन किया था कि शायद वो किसी दिन कोई स्टार एक्टर या टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बन जाए। वो खुद भी एक पोएट था। अशोकामित्रन उन दिनों एक क्यूबिकल में बैठते थे, जिसके 2 साइड्स में बड़े बड़े फ्रेंच विंडोज लगे थे। आपको याद होगा, अशोकामित्रन पेपर क्लिपिंग्स कट करके फाइल में लगाते थे। लोग जब उनको हर दिन यही काम करते देखते तो उनको लगता था ये तो ना के बराबर काम करते हैं। बॉस भी शायद ऐसा ही सोचते थे। तो लोगों को लगता था उनको कुछ काम देना चाहिए, तो वह बिना पूछे उनके क्यूबिकल में आ जाते थे। ऑफिस बॉय भी ऑथर को ये बताने के लिए कि वो कितना बड़ा लिटरेरी टैलेंट है, उनके क्यूबिकल में आ जाता था और उनको बताता था कि वो कितना टैलेंटेड और उसे इस तरह के छोटे मोटे लोगों के बीच डाल दिया गया है। अशोकामित्रन हमेशा प्रे करते थे कि क्राउड शूटिंग चलती रहे और ऑफिस बॉय उसी में बिजी रहे हमेशा और उनको बोर करने ना पहुंच जाए। तो ये इच्छा थी अशोकामित्रन की। अब जानते हैं कोठामंगलम सुब्बू के बारे में। हमेशा जब कोई आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो किसी सिंगल पर्सन को खोज लेता है और उसको अपने फ्रस्ट्रेशन का कारण बनाता है। ये ऑफिस बॉय भी श्योर था कि उसके फ्रस्ट्रेशन या नेगलेक्ट का कारण कोठामंगलम सुब्बू है। सुब्बू जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 व्यक्ति था। यहाँ अशोकामित्रन सुब्बू को और ऑफिस बॉय को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि दोनों के करियर की शुरुआत सेम कंडीशंस से हुई थी। इनफैक्ट सुब्बू की मुश्किलें कुछ ज़्यादा थी, क्योंकि जब सुब्बू ने अपने करियर की शुरुआत की उस ज़माने में ना तो कोई एस्टैब्लिश्ड फिल्म कंपनीज थी, ना कोई एस्टैब्लिश्ड स्टूडियोज़ थे, पर क्योंकि वो ब्राह्मण था उसे बेटर फाइनेंशियल सिचुएशंस या आर्थिक स्थिति के लोगों से मिलने का मौका मिला होगा। सुब्बू बहुत खुश मिजाज था, हालांकि उसका भी फ्लॉप फिल्म बनाने में हाथ था। उसके पास सबके लिए कुछ ना कुछ काम रहता था, क्योंकि सब कुछ अकेले कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। पर वह अपने बॉस या प्रिंसिपल, जो कि एस वासन, फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़ थे, उनके प्रति बहुत लॉयल या वफादार था और उसने अपनी पूरी क्रिएटिविटी अपने प्रिंसिपल या बॉस के लाभ या एडवांटेज के लिए लगा दी थी। वो बिल्कुल फिल्मों के लिए टेलर मेड था, या जिसे कहते हैं फिट था। जब भी उसे कोई काम दिया जाता था तो वो इंस्पायर्ड या प्रेरित या उत्साहित हो जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रोड्यूसर ये बोलते कि मुझे ये सीन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए, एक चूहा टाइग्रस को पानी के नीचे मार डालता है, पर उसे टाइग्रस के बच्चों पर बहुत दया आती है और वह उनकी बड़े प्यार से देखभाल करता है। ऐसे सीन को कैसे किया जाए? इस तरह के सीन के लिए भी सुब्बू के पास 4 तरीके होते थे। वो 4 तरीके बता देता था और अगर प्रोड्यूसर को वो पसंद नहीं आता तो सुब्बू 1 मिनट में 14 और आइडियाज़ लेकर आ जाता। इस तरह सुब्बू फिल्म मेकिंग को बहुत इजी बनाने में मदद करता था। सुब्बू ही ऐसा व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियोज़ को उसके गोल्डन ईयर्स या बेस्ट टाइम्स में एक दिशा और एक तरह की पहचान देने में मदद करी थी। सुब्बू की पोएट के रूप में एक अलग पहचान थी। वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की कविताएं लिख सकता था, पर वो जानबूझकर आम आदमियों के लिए पोएम लिखता था और उसने काफ़ी ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स कंपोज किए थे और एक नावल भी लिखा था जिसमें उसने देवदासियों के बारे में लिखा था। वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर भी था, पर उसने कभी मेन रोल की इच्छा नहीं दिखाई।
जो भी छोटे मोटे रोल्स उसे मिलते थे वो मेन एक्टर्स से बेटर एक्टिंग करता था। लोगों के प्रति उसके मन में बहुत दया थी और उनको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो सचमुच में लोगों से प्यार करता था और उसके घर में जान पहचान के लोग और रिश्तेदारों ने अपने परमानेंट रहने की जगह बना ली थी। वो बहुत ही हेल्पफुल इंसान था, पर फिर भी उसके एनिमीज़ थे। लोग शायद उसका बॉस के करीब होना या उसको देखकर लगता था जैसे वो चमचागिरी कर रहा है, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलता है, ये बातें लोगों को पसंद नहीं थी। लोग सोचते थे वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है, पर असली में वैसा नहीं है। स्टोरी डिपार्टमेंट में कुछ राइटर और पोइट्स थे और एक लॉयर या लीगल एडवाइज़र भी था। लोग उसे लीगल एडवाइज़र का ऑपोजिट मतलब इलीगल एडवाइज़र बोलते थे। एक बार एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड बट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी एक्ट्रेस प्रोड्यूसर के अगेंस्ट गुस्से में चिल्ला रही थी, तो लॉयर ने उसकी आवाज़ चुपचाप रिकॉर्ड कर ली। फिर उसे वो सुनाया भी। एक्ट्रेस के तो होश उड़ गए और उसके एक्टिंग करियर का वहीं अंत हो गया। स्टोरी डिपार्टमेंट में लोग खादी धोती और अजीब सा ओवरसाइज्ड खादी शर्ट पहनते थे, पर लीगल एडवाइज़र पैंट टाई और कभी कभी कोट पहनता था। वो सबसे अलग था। दूसरे लोग गांधीआइट्स और खादीधारी ड्रीम वर्ल्ड में रहने वाले लेखक और कवि थे, पर वो एक लॉजिकली सोचने वाला प्रैक्टिकल व्यक्ति था। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना और अगला वीडियो ज़रूर देखना।